इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कौटिल्य अकेडमी। नमस्कार, कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका पूरा करियर अब तक का बहुत ही बेमिसाल रहा है, और इस मायने में कि वो एक खुश मिजाजी के साथ अपने दायित्व को निभाने वाले अफसर के तौर पर पहचाने जाते रहे हैं। और मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं उनकी भूमिका की, तो वो एडीजीपी रैंक के ऑफिसर इस वक्त हैं, और वर्तमान जो उनकी पोस्टिंग है वो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी। तो मेरे साथ हैं, आज मुलाकात करिए 1992 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर पवन श्रीवास्तव साहब, जो इस एकेडमी के डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद आपका, आप सबको बहुत नमस्कार। और जी, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा आपको। इस कार्यक्रम में हम पीछे कॉरिडोर्स में जाते हैं यादों के, और वहाँ से ढूंढते हैं एक युवक पवन श्रीवास्तव जी को, जिनकी आंखों में सपना है कि जीवन में कुछ करना है, जैसे हर नौजवान का होता है। तो मैं आपका शहर, आपके अपब्रिंगिंग, आपके पेरेंट्स और आपकी दृष्टि, उनको फिर टाइम मशीन में आपको पीछे ले जाऊंगा 30-35 साल पहले, तो जानना चाहूँगा जी। देखिए, मेरे पिता एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करते थे, और इस कारण से उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो मुझे जो मेरी बहुत बचपन की याद आती है, तो मैं बरौनी, एक स्थान है बिहार में, वहाँ पे था, और मेरे ख्याल से दूसरी तक था मैं वहाँ पे। और 1971 का वॉर हुआ था। हमें वॉर के बारे में तो बहुत नहीं मालूम, लेकिन चूँकि हमारे स्कूल के पास बहुत खाली जगह थी, तो मेरे ख्याल से 1972 रहा होगा। बहुत सारे हवाई जहाज़ गाड़ियों पे लग के आए थे और वहाँ पे रुके थे। तो हम लोग उन हवाई जहाज़ों पे चढ़ करके चलाने की उसको कोशिश करते थे वगैरह वगैरह। तो 1972 की बात होगी। उसके बाद फिर 3 साल में बंगाल में था, दुर्गापुर में जी। और बड़ा इंटरेस्टिंग था, वहाँ पे हमें बंगाली जाननी बहुत ज़रूरी होती थी। तो वो 3 साल में मैं बंगाली पढ़ना, लिखना, बोलना सब सीख गया था। तो बांग्ला आप अच्छे से बिल्कुल, और अभी भी आती है तो जी, एक्टू आमी जानी। तो फिर अचानक ऐसा हुआ कि 1975 में मैं 5 साल का, मैं 5th में पढ़ता था, और हमारा ट्रांसफ़र वहाँ से पंजाब हो गया। तो 5 साल में पंजाब में रहा, और मुझे बड़ा मज़ा आता है ये कहते हुए। मेरी सब वहाँ पे जितने हमारे क्लासमेट्स थे स्कूल में, उन सब से अभी भी दोस्ती है, मिलते हैं हम लोग, बातचीत करते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है कि बांग्ला में जानता था, और उसके बाद अब मुझे पंजाबी जाननी थी, क्योंकि पंजाबी भी सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज थी वहाँ पे, और उसका एग्ज़ाम होता था। तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन था, मुझे पहुँचे हुए करीब 1 महीना हुआ होगा। मुझे पंजाबी कुछ नहीं आती थी। तो मेरी बगल में जो बैठी थी, उसने हाफ ईयरली में मेरे को चीटिंग कराई। मैं 5th में था, तो उसने बोला दादा तो ऐसे कर दो तो दादी हो जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना था। तो मैंने कर दिया, मुझे 1 नंबर मिल गए उसमें। और फिर मुझे जब स्कूल वालों ने बोला कि पंजाबी सीखो, नहीं सीखोगे तो तुमको 5th में ही रख लेंगे, तो मुझे पंजाबी सीखनी पड़ी। और अब तक मैं 10वीं तक पंजाब में ही था, और 10वीं के बीच में हम गोरखपुर आ गए। तो बिहार, बंगाल, पंजाब, और फिर गोरखपुर में पहुंच करके जब समझ में आया मुझे कि शाही क्या होते हैं, और तिवारी क्या होते हैं, और कास्टिज़म क्या होता है, इन सब चीज़ों से मैं एकदम अनभिज्ञ था। मैं नहीं जानता था ये क्या होता है, कैसे होता है। तो जो हमारा बचपन रहा 10वीं तक का, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छे दोस्त थे, सबसे मेरी अभी भी दोस्ती है, बातचीत है। उसके बाद फिर जब मैं गोरखपुर में आया, तो वहाँ पे
मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ के भी जो हमारे साथ के जो थे सबसे दोस्ती है, भी बातचीत होती रहती है। पर ये ज़रूर मानूंगा कि 10वीं जो था हमारा गोरखपुर आना, वो एक वाटरशेड था कि अब तक जो है हम बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में और एक परिवार के रूप में सब मिलजुल करके हम लोग रहते थे। और गोरखपुर आने के बाद शायद उम्र थोड़ी बढ़ रही थी, 15 साल के हो रहे थे, कंपटीशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के कारण और वहाँ का जो सिस्टम था, उन सब चीज़ों में आने के बाद समझ में आया कि जीवन जो है वो पंजाब या बंगाल या बिहार का वो जो बचपन था वैसा नहीं है। ये आगे संघर्ष है, स्ट्रगल है, और इसमें अपने को निकलना है, आगे बढ़ कर के निकलना है। ये बीज आपके मन में कब पड़ा कि अखिल भारतीय सेवा की तरफ जाना चाहिए? ये आपके खुद के मन का उपजा हुआ बीज था या कहीं और से प्रत्यारोपण इसका आपके मन में हुआ, कहीं और से आया, पेरेंट्स की तरफ से, कुछ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी तरफ से? कहाँ से ये पहली बार मन में बात आई, ग्रेजुएशन लेवल पर या उसके बाद? मेरी माँ हमेशा मेरे से बोलती थी कि तुम्हारे बाबा की, यानी मेरे दादाजी की ये इच्छा थी कि तुम हाकिम बनो। अच्छा। तो हाकिम शब्द जो है उर्दू का है, मैं नहीं समझता था हाकिम शब्द क्या है, मैं पूछता था हाकिम क्या होता है, हाकिम क्या होता है। तो उनका बार बार ये बोलना था कि हाकिम जो है वो कलेक्टर है, हाकिम वो है जो एसपी है, हाकिम वो है जो डिस्ट्रिक्ट चलाता है। तो बाबा की इच्छा है कि तुम, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में पीछे ये बात बैठी हुई थी कि नहीं, हाकिम बनना है। और जब हम वहाँ एंझा पहुँच ही गए, तो वहाँ जब मैंने अपने आसपास के सब लोगों को देखा, तो सब एक तरीके से एक बहुत ही कम्युनिटी लिविंग में एक ही गोल के प्रति समर्पित रहते थे। हंसी ठिठोली गप ये सब चलती थी हम लोगों की, खेल कूद सब चलता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव एक था और सब लोग एक साथ एक दिशा में हम लोग मेहनत करते थे। और मेरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होने के बाद जब पीजी के बाद जब एग्ज़ाम देना शुरू किया था, तो उस समय अपने पास पोस्ट ग्रेजुएशन का पीएचडी करने का जिस सब्जेक्ट में मैं कर रहा था उसमें कोई स्कोप यूनिवर्सिटी में नहीं था। तो फिर सब जगह देख करके मेरे पास उस समय यूजीसी सीएसआईआर की स्कॉलरशिप आ चुकी थी, तो फिर मैंने जेएनयू में एडमिशन लिया कि ठीक है मैं एग्जामिनेशन यहाँ से दे दूँगा। और चूँकि मेरे को गाइड और जो मैं काम करना चाहता था पीएचडी में, क्योंकि उस समय तो कोई गारंटी नहीं थी कि माँ जो चाहती हैं या बाबा जो चाहते हैं वो पूरा हो पाएगा, तो एक ऑल्टरनेटिव देख करके ये ज़रूर मैं मानता था कि मेरे पास सीएसआईआर की स्कॉलरशिप है तो कुछ ना कुछ तो होगा मेरा। तो फिर मैं जेएनयू आ गया और मैं बड़ा उस समय इंक्लाइंड था एनवायरमेंटल साइंसेज में काम करने के लिए, और मेरा जो रिसर्च का प्रोजेक्ट था वो भी था ग्लोबल वार्मिंग एंड सी लेवल चेंजेस, जिसमें हमें कुछ सिमुलेशंस वगैरह करने थे, डेटा वगैरह हम लोग इकट्ठा कर रहे थे। तो एमफिल के दौरान ही फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर तब से भारतीय पुलिस सेवा। जी जी जी। जो आपका छात्र जीवन का अनुभव था, ख़ास तौर से जिस हॉस्टल की आपने बात की, इस प्रोग्राम को जो हमारे युवा साथी देखते हैं, जो हमारे यंगस्टर्स इस प्रोग्राम को देखते हैं, वो अक्सर ये जानना चाहते हैं पवन जी की सफलता के लिए ज़रूरी क्या है? क्या एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, डेडिकेशन का रोल होता है, सेक्रीफाइस का रोल होता है, या कोई ऐसी चीज़ होती है? क्योंकि ये कोई नुस्खा, कोई पुड़िया नहीं है सफलता की कि आपने उसको फार्मूला बनाया और दे दिया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कोई एक नुस्खा नहीं है इसका। और ये प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तो इसमें सब लोग आ भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग किस्मत की बात करते हैं, तमाम बातें करते हैं, पर मुझे जो लगता है, और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सबके अंदर आग होनी चाहिए। और यदि आग है आपके अंदर कि मुझे ये करना है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती है। पर वो आग होनी चाहिए, निरंतर जलनी चाहिए, और अपने को भयंकर श्रम करने की आवश्यकता है। मैं आज अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि देखो बेटा, जीवन में 4 वर्ष जो है तुमको मेहनत करनी है। अब वो मेहनत आप 10वीं 11वीं 12वीं में 9वीं में करते हो, जिससे कि आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आईटी में चले जाते हो, या आप किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हो, या एनएलआईयू उस टाइप में चले जाते हो, या तो 4 साल तब मेहनत करते हो,
या फिर 4 साल आप ग्रेजुएशन के समय मेहनत करते हो जी, जिससे कि आप पीजी या पीजी के बाद जो आप काम करना चाहते हो वो आप अच्छे से कर सको जी। और अगर आप ये भी नहीं कर पाते हो तो फिर जब आप 24 साल के हो रहे होते हो तब आपको 4 साल फिर से मेहनत करनी पड़ती है और 4 साल निरंतर मेहनत करनी है, श्रम करना है आपको। तो 4 साल के बाद जो आपकी वांछा है, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो मैं अपने बच्चों को ये बोलता था, बेटा तुमको जीवन में सिर्फ 2 बार ही बस मिलेगी, 3 बार मिलेगी, जिसमें से सिर्फ तुम 2 बार उसको छोड़ सकते हो। एक ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाला समय या एक ग्रेजुएशन वाला समय है जिसमें तुम्हारे से अगर बस छूट गई तो तुमको एक मौका और मिलेगा। और अगर तीसरी बार बस छूटी, यानी आप 24-25 साल के हो गए हो, तीसरी बार बस छूटी तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है। तो फिर आप साइकिल से चलो या पैदल चलो, आपको मंजिल तक जाना है। बस आपको मिलती है जीवन में कम से कम 3 बार मिलती है, 2 बार आप मिस कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। बड़ी लाजवाब बात है। मैं ज़रूर इसको, आप फार्मूले की बात कर रहे थे, लेकिन ये फार्मूला ही है कि बस आपको जीवन में 3 बार मिलती है। पहली बार जब आप स्कूल लेवल पे हैं, कॉलेज लेवल पे हैं और कॉलेज से निकले, तो ये तीसरा और आखिरी मौका है। कमाल है सर, ये आपने इसको बहुत बढ़िया, और ये आपके बच्चों तक जो बात पहुंची है, मुझे लगता है ये पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक ये बात पहुंची है। और मैं खुद पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं इस बात से कि तीसरा मौका, क्योंकि शायद मैंने जो बस पकड़ी वो तीसरे मौके में पकड़ी, तो मैं बिल्कुल इसको, बहुत मेरे दिल तक गई है ये बात। जब आपने इस सेवा में कदम रखा तो कई बार हम आपके कैडर के ऑफिसर से बात करते हैं अखिल भारतीय सेवा की, तो क्योंकि मैं देखता हूँ आपके रूम में भी, मैंने यहाँ आके देखे कि 2 बड़े सुंदर सुंदर जहाज़, विमान यहाँ मैंने देखे। तो एक सपना तो वो रहता है हमारे साथ जो हमने बचपन में देखा, जो बरौनी में वो हवाई जहाज़ आपने देखे। मुझे लगता है वो सपना आज भी कहीं है आपके भीतर, और हो सकता है कि ये कभी साकार भी आप करें और एमेच्योर पायलट के तौर पर कभी जीवन में इसको पूरा करें। लेकिन जब आपने कदम रखा तो आपको लगा कि ये बिल्कुल सपना सच हुआ है, या फिर और भी लगा आने के बाद कि सितारों के आगे जहाँ और भी है, कभी कभी एक डायलेमा भी होता है आने के बाद भी कि कहीं और भी चला जाए, ऐसा कोई द्वंद्व तो नहीं रहा आने के बाद? नहीं, द्वंद्व नहीं था, पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा किस्सा नेशनल पुलिस एकेडमी का। जी। क्या होता था कि हम लोग जैसे इलाहाबाद में थे या फिर दिल्ली में तो कम समय रहा था, पर इलाहाबाद में थे, हॉस्टल में थे हम लोग, तो वहाँ पंखे नहीं थे। जी। तो हम लोगों को पंखे खुद खरीद के लाने पड़ते थे, खुद घर से लगाने पड़ते थे। तो मेरे पास भी एक पंखा था, सिन्नी का पंखा था, छोटा 12 इंच का पंखा था, जो कि जिसमें कार्बन ब्रश लगते थे। तो वो पंखा जो है, भीषण गर्मी पड़ती थी उन दिनों, 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता था। इत्तेफाक से मेरा कमरा नीचे का कमरा हुआ करता था। तो उस समय जो है वो मेरी आदत ऐसी पड़ गई थी कि दिन की गर्मी से बचने के लिए रात में जगो और रात में पढ़ो। तो सुबह करीब 6-7 बजे करीब मैं 2 घंटे सोता था, 9-9:30 बजे उठता था। उसके बाद थोड़ी देर पढ़ करके अपना खाना खा करके फिर मैं 1 बजे के करीब सो जाता था, जब सबसे तेज़ गर्मी होती थी। शाम को 6 बजे उठे, उसके बाद बाहर जा करके अपना घूम करके आए। 7-7:30 बजे से अपना फिर काम शुरू कर दिया पढ़ने वाला। तो कुछ ऐसा हो गया था कि रात में जगना होता था। वो आदत कमोबेश जेएनयू में भी चली, और उसके बाद फिर जब हम लोग नेशनल पुलिस एकेडमी पहुँचे तो वहाँ पे भी सोना जो है वो 1-1:30 बजे के आसपास हो पाता था जी, क्योंकि खाने के बाद फिर घूम रहे हैं, गप मार रहे हैं, या उन दिनों प्रिंस ऑफ पर्शिया करके एक गेम हुआ करता था, वो खेलते रहते थे हम लोग। तो रात में 1:30 बजे के करीब सोना होता था, 2 बजे के करीब। पर उठना जो है वो अपने को 4 से 4:20 के बीच में पड़ता था क्योंकि 4 बजे वो आकर के रूम मॉडली उठाता था आपको, और 4:20 तक अगर आप नहीं उठे तो आपका कमरा तोड़ देगा वो। तो वो समय था जब 4 से 4:20 के बीच में जब भी उठे आप तनाव तो नहीं होता था, पर शारीरिक थकान ज़रूर होती थी। तो सुबह उठे तो सबसे पहले पैर नीचे करके, हाथ जो है ऐसे सिर के ऊपर रख करके मैं सोचता था कि क्या यार, कौन सी नौकरी में आ गया मैं। कि क्योंकि मेरी बात होती थी, मेरे इनकम टैक्स के दोस्तों से होती थी, कस्टम्स वालों से बात होती थी, तो कुछ IAS अफसरों से बात होती थी। तो कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका जो डेली रेजिमेंट है वो इतना रेजिमेंटेड है और इतनी मेहनत है, शारीरिक मेहनत है। तो
वो समय था जब अपने को लगता था कि यार गलत सर्विस में गलत नौकरी कर ली हमने जी। लेकिन फिर वो भी एक समय था, वो फिर बॉडी क्लॉक जैसे ठीक हो गई, उसके बाद फिर मज़ा आने लग गया। उसके बाद जब यहाँ पहुँचे और यहाँ जब फील्ड ट्रेनिंग से शुरू किया, तो जब आप लोगों से मिलते हो और लोगों को देखते हो, उनकी समस्याएं सुनते हो, तो आपको समझ में आता है कि आप ऐसी पोजीशन में हो जहाँ इनकी कठिनाई, इनके दुख का निवारण कर सकते हो आप। और ये बहुत कम ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ आप इस तरीके सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप इस तरीके का कष्ट निवारण कर सकते हो। तो फील्ड में आने के बाद समझ में आया कि नहीं, ये एक सेवा है और अपने को प्रयास ये करना है कि अपने प्रयासों से, अपने कामों से इनकी जो समस्याएं हैं वो उनका समाधान हो सके। तो वो मिशन लेकर के चलते रहे और कोशिश ये की जहाँ मौका लगा आम जनता का, जहाँ मौका लगा अपने लोगों का, जो भी जितना भी अच्छा कर सकते हो, जितना भी समाधान कर सकते हो जी, वो आप करो। तो मेरे को लगता है कि वो धीरे धीरे वो दिमाग में ही बात धर गई है कि सॉल्यूशंस ढूंढने हैं अपने को और सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करने हैं। निश्चित तौर पर आपके व्यक्तित्व को देखने से सर एक चीज़ बहुत साफ होती है कि एक सुलझा हुआ जो व्यक्तित्व होता है, और ये सुलझा हुआपन अगर आपके व्यक्तित्व में होता है तो ज़िंदगी आसान होती है, ऐसा मनोचिकित्सक भी कहते हैं। यानी जितना आप कॉन्फ्लिक्ट लेस पर्सनैलिटी होंगे, डायलमा से फ्री होंगे, आपका निर्णय डिसीजन मेकिंग उतनी मजबूत होगी। खुश मिजाजी भी मैंने आपके साथ हमेशा देखा, एक लाइटर वेन में बात करना और चीज़ों को ऐसा नहीं, भले ही अंदर प्रेशर हो, दबाव हो, तनाव भी हो सकता है, लेकिन आपने उसको कभी ये नहीं किया कि उसको पास ऑन करना शुरू कर दिया अपने कोलीग्स में, मीडिया में बहुत प्रेशर है, बर्डन है, आप मत पूछिए, ये करिए। तो ये आपने इसको अपने आनुवांशिक गुणों से ग्रहण किया या फिर आपने खुद अपने जीवन के अनुभव से समझा कि जीवन एक बहुत खूबसूरत इबारत का नाम है और आप अगर इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे, बहुत सहज होकर चलेंगे, पानी की तरह बहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है? मुझे लगता है कि मैं नहीं बता सकता कि ये मेरा जेनेटिक है कि ये लर्नड है। पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जब मैं प्रोबेशन में था तो मेरे जो एसपी साहब थे, जो ट्रेनिंग एसपी थे हांडा साहब, उन्होंने एक बार भरी मीटिंग में सबके सामने ये बात कही थी, मेरे से नहीं पर सबसे कही थी उन्होंने। और इलेक्शन का समय था, हम लोग जब नौकरी ज्वाइन किए थे उस समय, कि देखो सारी सृष्टि का भार अपने कंधे पे नहीं है। और उसके पहले अपने को लगता था कि शायद सारी सृष्टि का भार अपने कंधे पे हम नहीं होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और पता नहीं क्या होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पर जब आप बाहर निकलते हो और इस वर्दी से बाहर आते हो तो उसके बाद आप भी एक नॉर्मल सिटीज़न हो जाते हो। तो आप ये देखते हो कि हम सब के अंदर एक पुलिस है और ये मिल करके सोसाइटी के जो हम अंग हैं, हम सब पुलिसिंग कर रहे हैं, जिस कारण से हर जगह पुलिस की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। तो जब आप ये करते हो, जब ये देखते हो, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि ये वर्दी है या नहीं है। आप पुलिस वाले हो और आपके साथ जो सोसाइटी है वो आपके साथ खड़ी है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो पुलिसिंग एक्शन करेंगे। तो ये समझ में अगर आ जाती है बहुत अच्छे से आपके, तो फिर ये आपको समझ में आता है कि आप रहो या ना रहो। हो सकता है डिसीजन टेकिंग अलग हो जाए, मुझे नहीं मालूम कौन कैसा क्या डिसीजन लेता है जी, किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता ये, पर डिसीजन टेकिंग भले अलग हो जाए, लेकिन काम ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। काम रुकेगा तो क्षण भर के लिए रुकेगा या कुछ समय के लिए रुकेगा, पर रुकेगा फिर होगा। ये बात जब जैसे समझ में आती है तो फिर आपको ये समझ में आता है कि काम अपने स्थान पर है और आप अपने स्थान पर हो। जब आपने ये डिवीजन कर लिया तो फिर जो आप अंदर से हो और जो आप चाहते हो, और ये कहते हैं आप जैसे होते हो, आप जैसे बिहेव करते हो, आप जैसे लोगों से
बातचीत करते हो आपको वैसे ही वापस मिलता है। तो अगर हम भवें तन का तान करके बात करेंगे लोगों से और मुंह बना करके बात करेंगे तो हमसे कौन खुश बात करेगा। तो आप खुश बात करोगे तो खुश बात करेंगे। तो मेरे को लगता है कि मैं चाहता हूँ सब लोग अच्छे से बात करें, वैसे खुश होकर के बात करें। तो मैं उनसे अच्छे से बात करता हूँ। आपका पूरा करियर इस बात की मिसाल है कि लोग आपसे अच्छे से बात करते रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आपके चेहरे पे कभी तनाव नहीं देखा गया। कंक्लूड करते हुए मैं 1-2 सवाल और आपकी तरफ ले आऊँगा। एक बड़ा अहम पड़ाव है विवाह, और दाम्पत्य जीवन में प्रवेश आपका भी हुआ। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये एक अरेंज मैरिज का अनुष्ठान रहा या दोनों का मिश्रित था या प्योरली प्रेम विवाह की श्रेणी का था, और एक लंबे दाम्पत्य जीवन की सफलता, क्योंकि 2 लोग जो एक साथ जीवन पथ पर चलना शुरू करते हैं तो दोनों के अहंकार भी होते हैं, दोनों का प्रेम भी होता है, दोनों के विरोध भी हैं, जो लोकतांत्रिक है प्रक्रिया। किस तरह से, थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, आपने जो शुरू में पूछा था कि किस तरह का विवाह था हम लोग का, तो मिश्रित विवाह था, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मेरे जो पेरेंट्स थे उनके ज़माने से लव मैरिजेस हुआ करती थी। हाँ जी। और ये उसके पहले से भी होती रही होंगी, पर मुझे अपने पेरेंट्स का समय मालूम है। तो पर हम लोग जिस तरीके से, जिस परिवार के हैं और जिन संस्कारों में, जिन परिधियों में रह करके हम लोग बड़े हुए थे, तो उसमें हमें ये मालूम था कि शायद हमें इसकी इजाज़त नहीं होगी। तो प्रेम हुआ तो फिर सहमति भी प्राप्त की गई जी। तो सहमति प्राप्त करने के बाद फिर जो कुछ है वो पेरेंट्स ने किया। तनाव मुक्त रहने के लिए क्या आपने जो चीज़ें आजमाई, और क्या आप यंगस्टर से या आपकी अपनी जनरेशन से या पुलिस ऑफिसर से और युवाओं से कहना चाहिए? देखो शरद जी, मैं बहुत सिंपल बात बोलता हूँ कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस एक डायलेमा है कि आपसे कुछ अपेक्षा की गई है, आप उन अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या कोई डर है कि ये ना घट जाए, वो उस अपेक्षा में पूरा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। तो जो मेरा अपना मानना है, जो मुझे समझ में आता है कि स्ट्रेस जो है वो एक डायलेमा है कि ये तो वो डायलेमा होने के कारण हम लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं। पर जैसे ही आपने डिसीजन ले लिया तो वैसे ही स्ट्रेस डिसिपेट कर जाता है। तो जितना लंबा आप डिसीजन टेकिंग को खींचोगे, प्रोस कॉन्स, ठीक है, समय लगता है चीज़ों को इवैल्यूएट करने में, लेकिन जितना आप प्रोज एंड कॉन्स करोगे और उसकी परतें बनाते जाओगे, उतना डिसीजन टेकिंग डिलेड होगा, कठिन भी होगा। तो इसलिए इधर दिस और दैट, यू डिसाइड अर्ली। आप आपस में डिस्कस कर लो, प्रोज कॉन्स निकाल लो, लेकिन डिसाइड कर लो। जैसे डिसीजन हुआ आपका, वो स्ट्रेस डिसिपेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो चाहे नौकरी हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, किसी भी एरियाज में। तो डिसीजन टेकिंग, मेरा सोचना है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या बात जल्दी होनी चाहिए। कंक्लूड कर रहा हूँ इस बातचीत को। आपकी पूरी भाषा हिंदी जिसमें हमने ये बातचीत की है, उसमें एक बड़ा रिफाइंड एक्सप्रेशन है आपका। तो क्या कोई पुस्तक आकार लेगी? क्योंकि जितने सुंदर तरीके से आपने, और एक लेखक मुझे आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आया है, क्योंकि मैं जब आपको पीछे ले गया तो मैंने देखा कि आप बिल्कुल गोते लगाकर बहुत सुंदर शब्दों में उन सारे अनुभवों को प्रस्तुत कर रहे थे। तो क्या कुछ सोचा है आपने, या अभी इस तरह का विचार नहीं है मन में, या आगे हो सकता है तो भविष्य पर छोड़ा है? भविष्य का तो मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जाननी ज़रूरी हैं। शायद बतानी ज़रूरी नहीं है इतनी जितनी जाननी ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हिस्ट्री हो गया या पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये जितनी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़नी पड़ती है, इकोनॉमिक्स हो गया, वो तो मैंने पढ़ी है। पर अब जब कभी भी मैं कुछ पुस्तकें पढ़ता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मुझे हिस्ट्री क्यों नहीं
आती, क्यों नहीं पढ़ी मैंने। ठीक है, जितनी स्कूल में या तैयारी के लिए पढ़नी है वो तो पढ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो जानना ज़रूरी है, बताना थोड़े समय बाद होगा। फिर आपने लाजवाब कर दिया। बहुत शुभकामनाएं सर, एक शानदार करियर और एक ऐसी एकेडमी को आप हेड कर रहे हैं जो भविष्य में एक माइलस्टोन एकेडमी के तौर पर देश में पहचानी जाएगी, और कौन जानता है कि देश की सीमाओं के बाहर इसकी पूछ परख और ख्याति हो। इन सब के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। तो अफसरनामा में आपने मुलाकात की पवन श्रीवास्तव जी से, और जिसको मैं कहता हूं कि वन लाइनर, जिसको हम टेलीविज़न में कहते हैं कि एक एक पंच आपका बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो जिस तरह से उन्होंने कंक्लूड किया है कि डिसीजन कीजिए अगर आपको तनाव समाप्त करना है। तनाव जीवन में क्यों है? क्योंकि शायद अनिर्णय है। कोई भी समस्या है, उसका अच्छा पक्ष भी है, उसका चुनौतीपूर्ण पक्ष भी है, क्योंकि बुरा कहने से मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा डरते हैं। तो एक उसका अच्छा पक्ष है और एक शायद अच्छा पक्ष नहीं है, वो चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन आपको निर्णय करना होगा, आपको अनिर्णय से निकलना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अफसरनामा में एक और शख्सियत को लेकर अगली बार आपसे मिलूंगा। नमस्कार।